प्रणाम। संवाद के इस तीसरे क्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं पिछले 3 संवादों से। पिछली बार जो हमने बात की थी वो थोड़ी हमारी अधूरी रह गई थी, आज फिर से उस पर बात करते हैं। इस देश पर पहला हमला बिन कासिम, गौरी और गजनवी का हुआ, उसके बाद शिक्षा का क्रम हमारा टूटना शुरू हुआ। अच्छा, आप ये मान के चलिए कि शिक्षा में जो गिरावट आई वो बहुत बड़ी गिरावट लगभग 2500 साल पहले लगभग शुरू हुई। हालांकि 5000 साल से हमने गिरना शुरू किया था, आपसी फूट हम लोगों में बढ़ी और 5000 साल के बाद हमने गिरना शुरू किया। लेकिन ये पिछले 1000 साल से लेकर 2500 साल के बीच में भयंकर गिरावट आई और ये जो 1000 साल का पिछला पीरियड है इसमें बहुत बुरी स्थिति पैदा हुई। बिन कासिम, गौरी और गजनवी जैसे लुटेरों के बाद में बाबर जैसे लुटेरे आए और उसके बाद उन लुटेरों की पीढ़ियां इस देश में रही और उन लुटेरों ने यहाँ लूटा भी, शोषण भी किया और यहाँ समग्र परिवर्तन करने का प्रयास किया। जो उनका एक उद्देश्य है, उनका एक लक्ष्य है कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। यह उनका लक्ष्य है सीधा सीधा। तो इस लक्ष्य के लिए वो जो कुछ कर सकते थे वो सब उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने ये सब किया है। अब बात आती है कि इस देश का एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या था। तो पिछली बार मैंने आपको बताया कि इस देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर थे। ये मंदिर भी अपने अंतर्गत शिक्षण संस्थानों की चेन चलाते थे। जैसे आजकल होता है ना, आजकल आपने देखा होगा कि एक कोई संस्थान है, मान लीजिए जैसे किड जी करके एक संस्थान है, तो वो अपनी फ्रेंचाइजी देता है लोगों को और उस फ्रेंचाइजी के आधार पर वहाँ छोटे छोटे स्कूल चलते हैं, प्ले स्कूल चलते हैं, किंडरगार्टन चलते हैं या मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं। इस फ्रेंचाइजी के आधार पर चलते हैं। देश भर में फ्रेंचाइजी बांटी जाती है और इन्हीं फ्रेंचाइजी के आधार पर एक पूरा का पूरा प्रतिष्ठान खड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप्स होता है। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे डीएवी स्कूल्स की चेन खड़ी है। पूरे देश में डीएवी स्कूल्स की चेन हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ केवल डीएवी स्कूल्स की चेन नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिरों की चेन हमें देखने को मिलती है। आजकल हम देखते हैं जीडी गोयनका की एक पूरी की पूरी चेन हमें दिखाई देती है। ऐसे बहुत सारे हैं। अब सर्वोदय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो ये एक तरह के शिक्षण संस्थानों की पूरी चेन होती है और कुछ फ्रेंचाइजी बेस्ड होते हैं, कुछ सरकार द्वारा संचालित होते हैं, कुछ को सामाजिक संगठन चलाते हैं और इस तरह से इस देश का पूरा एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हमारे उस काल में भी आप कमोबेश ऐसे एजुकेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। वो एजुकेशनल स्ट्रक्चर आपको मंदिरों के नीचे दिखाई देंगे, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो या वो काशी विश्वनाथ जैसे महामंदिरों के अंतर्गत चलने वाले विद्यालयों की, गुरुकुलों की चेन हो, श्रृंखला हो। कितने गुरुकुल इस देश में रहे, कितने गुरुकुल इस देश में रहे, ये ठीक ठीक कहना थोड़ा सा मुश्किल है। कई एक अलग अलग विद्वानों के कई एक शोध हैं। जैसे राजीव दीक्षित जी का एक शोध मिलता है। राजीव दीक्षित जी अपने शोध में कहते हैं कि 7.5 लाख गांव थे, लगभग इतने ही गुरुकुल इस देश में थे। कुछ दूसरे विद्वानों का ऐसा मत है कि शायद ये थोड़ा सा राजीव दीक्षित जी ने भारतीयता के प्रभाव में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बात को कह दिया, ये भी हो सकता है। कुछ एक दूसरे विद्वानों का मत ऐसा है कि ऐसे नहीं थे। लेकिन ये तो सब मानते हैं कि इस देश में लाखों गुरुकुल थे और वो लाखों गुरुकुल इस देश की टोटल आबादी को पढ़ाने में पूरी तरह सक्षम थे। क्योंकि आबादी का क्रम आप देखेंगे, अब इस समय इस देश में 135 से 40 करोड़ की जनसंख्या है। मैं तो कहा करता हूं 150 करोड़ है, लेकिन फिर भी अगर जो लोग कहते हैं उसकी बात माने 135 से 40 करोड़ की जनसंख्या इस देश में है। देश आजाद हुआ तो उस समय कितने करोड़ थी? 1930 के 40 के आसपास 50 करोड़, 55 करोड़, या इससे पहले जाएं तो 1900 के आसपास कितनी, 1860 के आसपास जब ये आईपीसी और नई शिक्षा नीति मैकाले बना रहा था, उस समय इस देश की आबादी कितनी थी? उससे पहले यदि 1000 साल पहले जाएं तो इस देश की आबादी कितनी रही होगी? इस देश की आबादी अगर 10 करोड़ भी उस समय रही होगी तो क्या 2-4 लाख गुरुकुल भी मिलकर इस देश के सारे छात्रों को शिक्षा नहीं दे पाते होंगे? सोच कर देखिए, पक्का दे पाते होंगे। और ये जहां आज पाकिस्तान है, वहां पाकिस्तान से लेकर और कन्याकुमारी तक फैला हुआ पूरा भारत, इस पूरे भारत के पूरे जनमानस को शिक्षा देने का काम इन गुरुकुलों का था। चाहे वो विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चलते हों और चाहे वो मंदिरों के अंतर्गत चलते हों।
फिर कुछ लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा संख्या गुरुकुलों की कैसे हो सकती है। तो मैं बताता हूं इतनी संख्या ज्यादा कैसे हो सकती है गुरुकुलों की। जो गुरुकुलों में पढ़ाने वाले आचार्य थे, इनकी अपनी गोत्र व्यवस्था थी। इस गोत्र व्यवस्था के अंतर्गत, संस्कार व्यवस्था के अंतर्गत ये अपने छात्रों को पढ़ाते थे और अलग अलग प्रकार के गुरुकुल होते थे। इसी तरह इनके अपने प्रातिशाख्य व्याकरण होते थे, उन व्याकरणों के अंतर्गत चलने वाले गुरुकुल होते थे, जो अपनी अपनी संप्रदाय, अपनी अपनी परंपरा के गुरुकुल होते थे। जैसे आजकल आपने देखा होगा संगीत के घराने होते हैं, तो संगीत के घराने अपनी तरह की संगीत शिक्षा देते हैं। उसके अंतर्गत पढ़ने वाले छात्र जो उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये छात्र निकलकर जब जाते हैं और अपने अपने संगीत के स्कूल खोलते हैं, तो उन संगीत के स्कूलों में ये उसी घराने के अंतर्गत शिक्षा देते हैं। वैसी ही शिक्षण व्यवस्था उस काल में चल रही शिक्षा के उस स्ट्रक्चर की थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे गुरुकुल खोले जाते थे। ऐसे भी आचार्य थे जो अपने ही घरों में बैठकर शिक्षा देते थे। ऐसे आचार्य थे जिनके अंतर्गत पढ़ने वाले 10 या 20 छात्र अपने अलग अलग गुरुकुल चलाते थे। इन सारे गुरुकुलों को ये केंद्रीय आचार्य संचालित करते थे, प्रबंधन देते थे, दिशा देते थे। इस तरह गुरुकुल 2 या 4 छात्रों से लेकर 20 या 40 हजार छात्रों तक के गुरुकुलों की व्यवस्था इस देश के अंतर्गत थी। कहने का मतलब यह है, यहां अर्थापत्ति यह है कि इस देश में इतने गुरुकुल थे, पर्याप्त गुरुकुल थे, जो इस देश की टोटल आबादी को एजुकेशन दे सकें, टोटल आबादी को शिक्षा दे सकें। और इस शिक्षा व्यवस्था को, इस शैक्षिक ढांचे को बर्बाद किया गया तलवार के बल पर, और तलवार के बल के बाद बर्बाद किया गया एक दूसरी मानसिकता के द्वारा, जो पूरी दुनिया को, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, उन्हें क्रिश्चियंस में तब्दील करना चाहती है। वो मानसिकता जो फैली ही इस कारण से है कि वो दुनिया में अपने संप्रदाय को फैला सके। धर्म तो मैं नहीं कहूंगा, धर्म तो वो है ही नहीं, तो वो अपने संप्रदाय को पूरी दुनिया में फैला सकें, अपने मजहब को पूरी दुनिया में फैला सकें। घिसी पिटी कहानी आपने खूब सुनी है। लॉर्ड मैकाले इस देश में आया, मोंटेसरी नाम की एक औरत इस देश में आई, लॉर्ड मैकाले के 3 सहयोगी और थे, और इन सबों ने मिलकर इस देश में पूरी की पूरी शिक्षण व्यवस्था को ध्वस्त किया। मैकाले कहता है इस देश को जीता गया है एक बार तलवार के बल पर, और कहता है एक और बार जीता जाना चाहिए, इस बार शिक्षा के बल पर, और उसने ये काम करके दिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि ये अनुकरणीय है, उसकी ये बात हमें सीखनी चाहिए और दोबारा से शैक्षिक परिवर्तन को हमें लेकर आना चाहिए। जो बर्बाद हो गया था उसे वापस जिंदा करना चाहिए, जो बर्बाद हो गया था उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। मैं पिछड़ी, रूढ़िवादी या दकियानुसी बातें करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, ना मैं करूंगा। मैं उसी तरह की बातें करूंगा जैसी आधुनिक शिक्षा चलती है। मैं आपको आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में ही बताऊंगा। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री से दूर नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, इनसे दूर नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको एस्ट्रो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, इनसे दूर नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इनसे दूर नहीं ले जा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं पढ़ाई तो यही सब कुछ है, गुरुकुलों में भी यही सब पढ़ाया जाता था, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहां आज जो शिक्षा है ये अध्यापक केंद्रित शिक्षा है, लेकिन उस काल में जो शिक्षा थी वो छात्र केंद्रित शिक्षा थी। छात्र केंद्रित शिक्षा में छात्र का उन्नयन अधिक होता है मुकाबले अध्यापक केंद्रित शिक्षा के। आज सारी शिक्षा का जो केंद्र है वो अध्यापक है। विद्यालय में अध्यापक कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि पढ़ाई कैसी होगी, लेकिन उस काल में इस पढ़ाई को इस तरह बांटा गया था कि वरिष्ठ छात्र अपने कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाते थे। अर्थात एक छात्र जो पढ़ता था वो पढ़ाता भी था। हमारे यहाँ जो तरीका था वो था ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजनंच स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अर्थात पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, दोनों काम होते थे। छात्र एक काम नहीं करता था, पढ़ने का काम नहीं करता था, पढ़ाने का भी काम करता था। और आप अपना देखिए, अपना उठाकर देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो विद्या आती है, लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो वही विद्या स्थिर हो जाती है। यह विद्या को स्थिर करने का तरीका था। छात्र केंद्रित शिक्षा होती थी। आचार्य तो सबसे बड़े छात्रों को पढ़ाते थे। ये सबसे बड़े छात्र अपने से कनिष्ठ छात्रों को पढ़ाते थे, और वो अपने से कनिष्ठों को, वो अपने से कनिष्ठों को, और इस तरह एक क्रम बना हुआ था। आचार्य दृष्टि रखते थे सारे छात्रों पर, पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं, लेकिन पढ़ाने का एक निश्चित क्रम था, एक निश्चित शिक्षा व्यवस्था थी। उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाता था।
जब इस देश में वो लोग आए जिन लोगों ने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, माफ कीजिए पीछे शोर आ गया इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया, खैर कोई बात नहीं, मैं अपने क्रम को जारी रखता हूं। वो लोग आए जिनका मकसद ही था इस देश को लूटना, तो उन्होंने तय किया कि पहले इस देश की आत्मा को खत्म किया जाए, और इस देश की आत्मा थी, इस देश की रीढ़ थी, इस देश की शिक्षा पद्धति। उन्होंने इस देश की शिक्षा पद्धति पर कुठाराघात किया, और उसी क्रम में अरब से आए लुटेरों के बाद फिर यूरोप से आए लुटेरों का लूटने का क्रम जारी हुआ, जिनमें लॉर्ड मैकाले ने एक बड़ी महत्वपूर्ण कील ठोकी और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को अवैध घोषित करके उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था घोषित की, जिस शिक्षा व्यवस्था में हमें प्रारंभिक तौर पर ही गलत चीजें पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां 10 साल की लीलावती आचार्य भास्कर के साथ बैठकर पढ़ती है कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, पृथ्वी से बुध कितनी दूर है, और बुध से दूसरी आकाशगंगा कितनी दूर है, इस सौरमंडल से दूसरा सौरमंडल कितनी दूर है, वो पिता के साथ बैठकर गणित की अवधारणा पर काम करती थी, गणित के कंसेप्ट पर काम करती थी। वहीं अब हमारे छोटे बालकों के मन में रखा जाने लगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार लिटिल बताए जाने लगे, और बताया जाने लगा कि ये ट्विंकल ट्विंकल करते हुए स्टार्स लिटिल हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना था कि जो लिटिल स्टार्स हैं बेटा ये हूरें हैं, अप्सराएं हैं, ये फरिश्ते हैं, क्योंकि ऊपर जन्नत है और उस जन्नत में अल्लाह खुदा ईश्वर वो न्याय करता है। तो एक अलग प्रकार की कल्पना बुननी थी, तो अलग प्रकार की कल्पना बुनने के लिए अलग प्रकार की पढ़ाई हुई। यहां पढ़ाई ऐसी थी कि इसमें छात्र प्रश्न नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ जो दर्शन शैली है उसमें छात्र प्रश्न उठाता है, इतने प्रश्न उठाता है। अब सांख्य दर्शन उठाकर पढ़िए, सांख्य दर्शन जब शुरू होता है और आचार्य शुरू करते हैं, आचार्य कपिल शुरू करते हैं, अतः त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, वो शुरू करते हैं कि 3 प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति कैसे हो, और ये जीव का, ये जीवात्मा का अंतिम प्रयोजन है। जब वो शुरू करते हैं तो मुक्ति के कारण और बंध के कारण ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहाँ छात्र प्रश्न पूछना शुरू करता है, इतने प्रश्न पूछता है, इतने प्रश्न पूछता है कि आजकल का अध्यापक तो शायद झल्ला जाए। ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न पूछता है कि कई बार लगता है इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं, लेकिन आचार्य उसका उत्तर देते हैं। इसे कहते हैं छात्र केंद्रित शिक्षा। लेकिन आज हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, हमें बस पढ़ाया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बच्चे ने अगर पूछ लिया कि ये लिटिल स्टार है कि बड़ा है, क्या पता ये बड़ा हो, तो कहते हैं ना बेटा, नो नहीं कह सकते, जो कहा गया वो सुनो, जॉनी जॉनी यस पापा, तुम्हें यस कहना है, तुम नो नहीं कह सकते, तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा जो तुम्हें पढ़ाया जाता है। और वही हम पढ़ते हैं, वही हम पढ़ते रहते हैं, हमें जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ते हैं। डाल्टन ने हमें बताया कि अणु सबसे छोटा है, हमने रट लिया कि अणु सबसे छोटा है। कुछ दिन बाद डाल्टन ने अपनी बात बदल दी, कहने लगा परमाणु सबसे छोटा है, तो हमने परमाणु को सबसे छोटा मान लिया। फिर कहने लगे परमाणु अविभाज्य है, तो हमने ये रट लिया कि परमाणु अविभाज्य। हम दिमाग नहीं लगा सकते। बाद में ये कहने लगेंगे कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है, इसके तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेंगे, उसके भीतर क्वांटा बनेंगे, क्वार्क बनेंगे, हिग्स बोसोन बनेंगे, उसके भीतर बहुत सारी परिस्थितियां बनेंगी, ये वो बताएंगे, और हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ये अलग अलग चीजें हमें पढ़ाते जाएंगे और हमें पढ़ना पड़ेगा। हम नो नहीं कह सकते, क्योंकि यह अध्यापक केंद्रित शिक्षा है। जो अध्यापक ने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा, आप तर्क नहीं कर सकते। भारतीय शिक्षण प्रणाली की विशेषता यह थी कि उसमें तर्क होता था, एक एक चीज पर छात्र प्रश्न उठाता था और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहता था। वो उन प्रश्नों के उत्तरों से भागता नहीं था, वो उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रस्तुत रहता था। आश्चर्य तो यह है कि जब एक व्यक्ति स्वयं को आचार्य मान लेता था और छात्र स्वयं को छात्र मान लेता था, तो अगर आपस में शत्रुता भी हो तब भी आचार्य छात्र से द्वेष किए बिना उत्तर देता था। हमारे पास एक उदाहरण है, एक ऐसा हमारे इतिहास में प्रकरण आता है कि जब रावण बाण लग गया, भूमि पर गिर पड़े, तो राम जी उनके पास गए और उनसे राजनीति की विद्या के लिए कुछ प्रश्न पूछे। उनके पैर की ओर खड़े होकर कहा कि महाराज, आप राजनीति के उद्भट विद्वान हैं और मैं दशरथ पुत्र राम आपसे इस राजनीति को सीखना चाहता हूं, आपके पास समय थोड़ा है, कृपा कर मुझे राजनीति की कुछ शिक्षा करें।
तब रावण जैसा व्यक्ति जिसका युद्ध था राम जी के साथ मर गया, लेकिन टला नहीं अपनी बात से। उस राम ने भी आचार्य की तरह इस राम छात्र को शिक्षा दी, राजनीति सिखाई। हमारे यहाँ आचार्य और छात्र में कभी द्वेष नहीं हुआ करता था, लेकिन आज तो हम देखते हैं दिल्ली के बड़े बड़े संस्थान जो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, उन संस्थानों में अध्यापक पर छात्र डंडा उठाते हैं, उनकी ओर अश्रद्धा से देखते हैं, उनकी प्रताड़ना करते हैं। ये परिस्थिति पूरी तरह बदल गई और इस परिस्थिति को बदलने का श्रेय जाता है दो महान संस्कृतियों को। एक ऐसी संस्कृति जिस संस्कृति ने अपने जन्म देने वाले पहले व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति था, उसी व्यक्ति ने तलवार उठाकर सिखाया कि कैसे हत्याएं की जाती हैं। अरे अपने सगे चाचा की हत्या कर दी, क्या स्थिति कि अपने सगे संबंधियों को टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। उसके मरने के बाद उस पद के लिए, उस खलीफा पद के लिए जब युद्ध हुआ तो मां ने अपने बच्चों को मरवा दिया। युद्ध के मैदान में भूखे और प्यासे मर गए। हम उस संस्कृति की चपेट में आ गए और उस संस्कृति की चपेट में आकर हमारी शिक्षा बर्बाद हुई। फिर हम उस संस्कृति की चपेट में आए जिस संस्कृति का शुरुआत ही मूर्खता से होता है। खुदा ख्वाब में आया और गर्भ ठहर गया, मतलब पूरा मेडिकल साइंस फेल है। ख्वाब में खुदा और गर्भ ठहर गया, इसमें मेडिकल साइंस का कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। सोचिए, ये तो माता जी थी कि उनके गर्भ में, उनके ख्वाब में खुदा आया, गर्भ ठहर गया। अगर ये खुदा कहीं किसी पादरी के ख्वाब में आ जाए तब क्या होगा? और ये सोचिए एक ही रात में 2 बार आ जाए, और ये सोचिए हर रात 7-8 दिन तक आ जाए, डिलीवरी किस तरह होगी? इस मूर्खता से पैदा हुआ एक संप्रदाय हमें आता है शिक्षा देने के लिए, हमें आता है यहाँ मिशनरी भेजता है हमें शिक्षित करने के लिए। अभी जब मैं बैठा इस वीडियो से पहले बात कर रहा था तो मेरे पास विकास जी आए मऊ से, जो यहाँ रहते हैं गुरुकुल में इस समय। तो विकास जी ने मुझे इंडियन पॉलिटी के नाम से, ये पुस्तक है इंडियन पॉलिटी के नाम से, लक्ष्मीकांत जी की पुस्तक है। तो इसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कहा कि ईसाइयों ने, मुझे मिल नहीं रहा इस समय, तो ये शायद मुझे मिल जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ लिखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और इसमें लिखा है इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटनमेंट द पीपल। बताओ, संसार को प्रकाशित करने के लिए वो मूर्ख यहाँ मिशनरी भेजेंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ये यूपीएससी का मटेरियल है, ये आईएएस तैयार करती है, ये आईपीएस तैयार करती है। और इस मानसिकता को लेकर एक आईएएस, एक आईपीएस पूरे क्षेत्र की, जिस क्षेत्र में उसे स्थापित किया जाता है, उस क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था को देखता है। सोचिए शिक्षा व्यवस्था कितनी बुरी तरह बर्बाद करती है अगर वो गलत दिशा में चली जाए। 1947 में देश आजाद हुआ और इस देश के पहले कई शिक्षा मंत्री वे थे जिनका इस देश के मूल से कोई लेना देना नहीं, और उसी का कारण ये बर्बादी हुई। ये हमारा शिक्षा के संवाद के क्रम में तीसरा संवाद था।